हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी का फिर से आपके अपने YouTube चैनल कैरियर पाथ वे टू सक्सेस में। मैं हूं कुंदन कुमार पांडे और आपके इस एकेडमिक YouTube चैनल में आपका स्वागत करता हूं। थोड़ी सी दीपावली को लेकर वीडियोस आने में गैप हो गई थी। वैसे करंट अफेयर्स का वीडियो तो आप लोगों को डे बाई डे अतुल तिवारी सर के माध्यम से मिल रहा होगा, जिसको आप लोग बेहतर तरीके से पढ़ रहे होंगे। आगे अभी एसएससी जीडी के एग्जाम्स हैं। एसएससी स्टेनोग्राफर का भी एग्जाम डेट एडमिट कार्ड आ चुका है, जो कि 11 तारीख से है। और भी आगे एग्जाम है बिहार एसआई, तो उसको लेकर के कुछ ही इम्पोर्टेंट जो भी टॉपिक वाइज इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे वो मैं आपको दे रहा हूँ, और उसको आप लोग पढ़िएगा। काफी बेहतरीन क्वेश्चंस होंगे। जो भी सारे क्वेश्चन हैं वो सारे क्वेश्चन हाई लेवल के होंगे, जो किसी न किसी एग्जाम में पहले आ चुके हैं और उसकी आने की संभावनाएं आगे भी बहुत ज्यादा है। तो उन सारे क्वेश्चन को देखिएगा, और नीचे आपको एक्सप्लेनेशन भी दिया रहता है, उसको भी आप बेहतर तरीके से पढ़ सकते हैं। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस चैनल से जुड़ी हुई कोई भी नोटिफिकेशन हो तो आप तक वो जल्द से जल्द पहुंच सके। और अपने दोस्तों तक भी शेयर कीजिए, ताकि वो भी इस अच्छे मटेरियल से पढ़ सके और आगे आने वाले एग्जाम में उनको फायदा हो सके। तो आइए विलंब नहीं करते हैं और पहुंचते हैं इस हमारे 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ पॉलिटी के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है कि उपराष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति की न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए। उपराष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति की न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए। ऑप्शन है आपके सामने 30 वर्ष, 35 वर्ष, 60 वर्ष, या फिर उम्र की कोई भी सीमा निर्धारित नहीं है। तो इसका सही जो होगा आंसर दोस्तों वो होगा 35 वर्ष। यानी भारत में उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु जो है वो 35 वर्ष है। नीचे क्या क्या योग्यताएं उपराष्ट्रपति की होनी चाहिए वो आपका है। सबसे पहला कि वो भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के योग्य हो, और निर्वाचन के समय कोई भी लाभ के पद पे नहीं हो, यानी किसी प्रकार के गवर्नमेंट जॉब वगैरह में वो नहीं हो। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर। विधानसभा में धन विधेयक किसकी पूर्व अनुमति से पेश किया जाता है। यानी विधानसभा में अगर धन विधेयक को पेश करना है तो किसकी अनुमति लेना जरूरी होता है। आपके सामने ऑप्शन है राष्ट्रपति, राज्यपाल, मुख्यमंत्री या विधानसभा अध्यक्ष का। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो क्या होगा, विधानसभा अध्यक्ष। विधानसभा अध्यक्ष की, माफ कीजिएगा, ये जो सही आंसर होगा राज्यपाल की अनुमति लेनी पड़ती है। किसका अनुमति लेना पड़ता है, राज्यपाल की अनुमति लेनी पड़ती है धन विधेयक अगर यानी फाइनेंस बिल को आपको पेश करना होता है विधानसभा में। तो अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपका क्या है, थर्ड है लोकसभा में कितनी सीटें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधियों के लिए आरक्षित है। यानी अनुसूचित जाति और जनजाति मिला करके कितनी सीटें यहाँ पे रिजर्व है हमारे भारत के लोकसभा में। आपके सामने ये ऑप्शन है 121, 131, 137 और 143। तो ये सही जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा 131। टोटल कितने अनुसूचित और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सीट जो रिजर्व है वो है 131। 84 आपका अनुसूचित जाति के लिए और 47 अनुसूचित जनजाति के लिए, दोनों को टोटल मिलाकर के हो गए 131। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। जिन प्रश्नों का उत्तर सदस्य तुरंत सदन में चाहता है उसे क्या कहा जाता है। यानी सदन जब लोकसभा या राज्यसभा चलता है तो कोई भी सदस्य अगर कोई क्वेश्चन राइज करता है सरकार से तो, और उस क्वेश्चन का वह तुरंत उत्तर चाहता हो तो उसे क्या कहते हैं, उस प्रश्न को क्या कहते हैं। तो उसका आंसर होगा दोस्तों तारांकित प्रश्न।
वो जो प्रश्न होता है वो तारांकित प्रश्न की कैटेगरी में आता है। तारांकित प्रश्नों से जुड़ा एक बात है कि उसका उत्तर देने के लिए गवर्नमेंट का जो आपके मंत्री परिषद होंगे या फिर जो गवर्नमेंट द्वारा जो भी नियुक्त किया होगा उनको मौखिक उत्तर देना होता है, यानी उसके लिए कोई रिटन डॉक्यूमेंट वगैरह देने की जरूरत नहीं पड़ती है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। किस संविधान संशोधन के तहत मतदान की आयु सीमा को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया है? आपके सामने ऑप्शंस है। 61वां संविधान संशोधन, 69वां संविधान संशोधन, 83वां संविधान संशोधन और 89वां संविधान संशोधन। ये तो उम्मीद आप लोगों को सबको पता होगा। इसका सही आंसर होगा 61वां संविधान संशोधन, जो कब लाया गया था? वो 1989 में। और जो आपका 69वां संविधान संशोधन है वो है उसके द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र घोषित किया गया था। ये भी आप लोग याद रखेंगे कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली को कब घोषित किया गया था और किस संविधान संशोधन के द्वारा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में यह वर्णित है कि भारत के राष्ट्रपति अपने पद की शक्तियों के प्रयोग के लिए भारत के किसी भी न्यायालय के प्रति जवाबदेह नहीं होंगे? यानी राष्ट्रपति कोई भी अपने पद के अनुरूप जो शक्तियों का प्रयोग करते हैं उसके लिए वो किसी भी हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जवाबदेह नहीं है। ये इसका वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? ऑप्शंस है अनुच्छेद 71, अनुच्छेद 143, अनुच्छेद 361 और अनुच्छेद 257। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा अनुच्छेद 361। इसी में वर्णन किया गया है कि भारत के राष्ट्रपति अपने पद के शक्तियों के प्रयोग के लिए भारत के किसी भी न्यायालय के प्रति जवाबदेह नहीं है। अनुच्छेद अगर 71 की बात की जाए तो राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित मामलों से जुड़ा हुआ है। अनुच्छेद 143 राष्ट्रपति की सर्वोच्च न्यायालय से सलाह लेने की शक्ति, यानी राष्ट्रपति के पास ये शक्ति है कि वो सर्वोच्च न्यायालय से किसी भी विषय पे सलाह ले सकता है। और 257 अनुच्छेद के तहत संघ सरकार कुछ दशाओं में कुछ कंडीशन में राज्यों पर नियंत्रण रखती है, उसका विवरण दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित में कौन सा विभाग गृह मंत्रालय होम मिनिस्ट्री के अधीन नहीं है? ऑप्शंस है आपके सामने। राजभाषा विभाग, सीमा प्रबंधन विभाग, जम्मू एवं कश्मीर कार्य विभाग, विधि कार्य। तो इसका सही आंसर जो होगा दोस्तों वो होगा विधि कार्य। विधि कार्य यानी नियम बनाने का कार्य, कानून बनाने का कार्य। तो ये कार्य तो गृह मंत्रालय के अंतर्गत नहीं आता है। थोड़ा सा आपको अब देखेंगे तो जम्मू एवं कश्मीर में भी थोड़ा सा वैसे ये आता है। अब इसको आप जम्मू कश्मीर और लद्दाख करके अलग अलग कर सकते हैं, लेकिन ये खैर इसमें कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है। इसका सही आंसर विधि कार्य ही होगा। और भी अगर डिटेल में देखना चाहते हैं तो आंतरिक सुरक्षा विभाग इसके अंतर्गत में आता है, राजभाषा विभाग आता है, राज्य विभाग आता है, सीमा प्रबंधन विभाग और जम्मू एवं कश्मीर कार्य विभाग इसके अंतर्गत में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। भारत में संघीय मंत्री परिषद के सदस्यों की कुल संख्या किससे अधिक नहीं हो सकती है? यानी भारत जो सेंट्रल गवर्नमेंट होगी उसमें मंत्रियों की संख्या किससे ज्यादा नहीं हो सकती है? पहला संसद के सदस्यों की कुल संख्या का 15%, जो कि गलत है। दूसरा है क्योंकि मंत्री परिषद मुख्यतः ये लोकसभा से चुने तो जाते हैं, राज्यसभा से भी, लेकिन सारा कुछ उनका हिसाब किताब लोकसभा से ही चलता है। ये जो हिसाब उसका परसेंटेज का होता है या फिर किससे अधिक, वो लोकसभा से ही चलता है। संसद के सदस्यों की कुल संख्या का 10%, ये भी गलत है। लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या का 10%, ये भी नहीं होगा दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर डी, लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या का 15% से ज्यादा मंत्री परिषद
नहीं हो सकती। यानी मान लिया जाए अगर लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या अभी हमारे यहाँ 545 है भारत में, तो उसका 15% आप निकाल ले सकते हैं, तो वो आपको उस हिसाब से उससे ज्यादा मंत्रियों की संख्या नहीं हो सकती है। और यही चीजें विधानसभा में भी लागू होता है। अगर पूछा जाए कि ये नियम कब लागू किया, तो 91वां संविधान संशोधन के अधिनियम के तहत लागू किया गया है। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। मदन मोहन पुंछी आयोग किसके अध्ययन के लिए गठित किया गया था? मदन मोहन पुंछी आयोग। ऑप्शन है केंद्र राज्य संबंध, राज्य पुनर्गठन, पंचायती राज, निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन। सही आंसर जो होगा दोस्तों वो है यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1, केंद्र राज्य संबंध हेतु इस आयोग का गठन किया गया था अप्रैल 2007 में, और मदन मोहन पुंछी जी ने, जो कि इसके अध्यक्ष थे, अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को 2010 में सौंप दी। इस सेगमेंट के लास्ट 10th नंबर क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अंतरराज्यीय परिषद का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? यहाँ स्टूडेंट्स एक चीज देखने का जरूरत है, ये जो पदेन अध्यक्ष मतलब होता क्या है कि ये जो अध्यक्ष होता है ये एक्चुअली कोई व्यक्ति नहीं होता है, इसलिए इसको पदेन बोला जाता है। पदेन यानी कोई एक पद होता है जो किसी विभाग का अध्यक्ष होता है, यानी उसमें व्यक्ति बदलते जाएंगे, जो भी व्यक्ति उस पद पे आएगा वो ऑटोमेटिकली उस विभाग का अध्यक्ष हो जाएगा। जैसे हमारे राज्यसभा के, भारत के राज्यसभा के अध्यक्ष, पदेन अध्यक्ष उपराष्ट्रपति होते हैं, यानी कोई भी व्यक्ति जो उपराष्ट्रपति बन जाएगा वो राज्यसभा का अध्यक्ष होगा ही होगा। तो यहाँ पे यही सवाल है, अंतरराज्यीय परिषद का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री जो होता है वो अंतरराज्यीय परिषद का पदेन अध्यक्ष होता है। अंतरराज्यीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं, या फिर अगर वो एब्सेंट हो तो उनके द्वारा नियुक्त किया हुआ कैबिनेट स्तर का कोई मंत्री उस बैठक की अध्यक्षता कर सकता है। संविधान के अनुच्छेद 263 के अंतर्गत केंद्र और राज्यों के बीच समन्वय स्थापित करने के लिए इस परिषद का गठन किया गया था, ये भी आपने ध्यान में रखिएगा। और इसकी सिफारिश किसने की थी? सरकारिया आयोग द्वारा की गई थी। ये सरकारिया आयोग काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, काफी बार चर्चा में आता है, अलग अलग एग्जाम में ये क्वेश्चन आ भी चुके हैं। तो ये आज के हमारे पॉलिटी के जो है 10 काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, जो कि आने वाले आपके नियर जो भी एग्जाम है उसमें ये काफी ज्यादा हेल्पफुल हो सकता है आपके लिए। तो इन सब 10 क्वेश्चन को आप देख लीजिएगा, और जो भी 2021 या फिर नियर 2022 में जो एग्जाम होने वाला है, इसी तरह से मैं आपको क्वेश्चन देता रहूंगा और किसी किसी टॉपिक को भी कवर किया जाएगा धीरे धीरे करके। अब चूंकि त्योहार का सीजन चला तो उसमें थोड़ा बहुत डिस्टर्ब हो जा रहा हूँ मैं, तो आपको आगे क्वेश्चन प्रोवाइड किए जाएंगे, टॉपिक को कवर किया जाएगा। तो इस तरह से आप इसको ध्यान से पढ़ते रहिए और इस सबको नोट करते हुए नोट्स बना कर रखिए, और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए ताकि उनको भी इसका फायदा हो। और लास्टली फिर से एक बात कहूँगा कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो बेल आइकन है उस पर क्लिक करना ना भूलें, क्योंकि आप अगर हमें अप्रिशिएट करेंगे तो हम भी आपको बेहतर मटेरियल प्रोवाइड करते रहेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करके आपके लिए अच्छे मटेरियल लाने का कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं नए वीडियो में, धन्यवाद।